क्लिप जो है वो हमने टर्म्स और उसकी बातें डिस्कस की थी। और जो आखिरी बात हमने डिस्कस की थी वो ये बात हमने डिस्कस की थी कि जो वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो पीरियाडिक भी हो सकती है और वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो नॉन पीरियाडिक भी हो सकती है। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर हर वाइब्रेशन का टाइम सेम हो, तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम कहते हैं कि ये पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन है। और ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें हर वाइब्रेशन का टाइम सेम ना हो, तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम कहते हैं नॉन पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो पीरियाडिक भी हो सकती है और वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो नॉन पीरियडिक भी हो सकती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि वाइब्रेटरी मोशन हमेशा पीरियडिक हो। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है बेटा। देखिए बेटा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है या सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहा जाता है? इसको हम कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन की एक स्पेशल किस्म होती है जिसको हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है, रेक्टिलीनियर मोशन है। मीन्स ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, तो ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन को हम कहते हैं कि ये रेक्टिलीनियर मोशन। इसी तरह से वाइब्रेटरी मोशन की भी एक स्पेशल किस्म है, जिस स्पेशल किस्म को हम कहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आप कहोगे इसके अंदर कि स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन which is periodic is called सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आप कह सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन की ऐसी स्पेशल किस्म जो पीरियाडिक हो। ठीक है बेटा, हर वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो पीरियाडिक नहीं होती। तो हर वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ ऐसी वाइब्रेटरी मोशन होगी जिस वाइब्रेटरी मोशन जो वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक होगी। तो इसलिए आप कहोगे कि ये जरूरी नहीं है कि हर वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक हो। जरूरी नहीं है। हर वाइब्रेटरी मोशन जिस तरह से पीरियाडिक हो जरूरी नहीं है, इसी तरह से हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक भी हो सकती है, वाइब्रेटरी मोशन नॉन पीरियाडिक भी हो सकती है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन वही होगी जो वाइब्रेटरी भी हो उसके साथ पीरियाडिक भी हो। तो आप कहेंगे बेटा कि इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that every vibratory motion every vibratory motion is a simple harmonic motion। ठीक है बेटा, लेकिन it is necessary that simple harmonic motion is a vibratory motion बेटा। बट ये जरूरी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन हो।
क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी किस्म है, वाइब्रेटरी की है। तो ये नहीं हो सकता कि किसी और मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहो। सिंपल हार्म जैसे रेक्टिलिनियर मोशन होती है ना, आप रोटेटरी मोशन के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कह सकते। रेक्टिलिनियर जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन की स्पेशल किस्म है, जिसमें कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसी तरह से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन होती है। आप किसी और मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंक्लूड नहीं करोगे। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो पीरियाडिक हो, तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। तो आप कहोगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी जरूरी है वो वाइब्रेटरी हो, और वाइब्रेटरी के साथ कौन सी हो, पीरियाडिक भी हो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो कंडीशंस जरूरी होती है। एक ये होती है कि वो मोशन वाइब्रेटरी हो, और दूसरी ये होती है कि उस मोशन के अंदर जो है वो पीरियाडिक मोशन भी हो बेटा। ठीक है। अब आप कहोगे बेटा कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है बेटा। नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। अब इसके अंदर बेटा, या इससे पहले आप इसके टाइप्स पढ़ लें बेटा, फिर नेसेसरी कंडीशन करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके आप कह ले बेटा, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। दो टाइप्स होते हैं बेटा। ठीक है। एक होती है बेटा इस तरह से बेटा, जो लीनियर वाइब्रेटरी मोशन होती है बेटा। लीनियर वाइब्रेटरी मोशन बेटा, या वाइब्रेटरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ये होता है बेटा, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से वाइब्रेट करती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरह से वाइब्रेट करती है बेटा, तो इस तरह से लीनियर वाइब्रेटरी मोशन कहा जाएगा। ठीक है। और दूसरी होती है बेटा इस तरह से, आप कह सकते हैं बेटा कि दूसरी जो होती है वो इस तरह से होगी बेटा, एंगुलर वाइब्रेटरी मोशन बेटा। एंगुलर वाइब्रेटरी मोशन बेटा ये इस तरह से होती है। ठीक है। सॉरी, जो है वो इस तरह से बेटा, अगर कोई झूले की तरह हो तो ये भी बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा एक इस तरह से हो सकती है और एक इस तरह से हो सकती है। ये एंगुलर होगी बेटा, और ये जो होती है ये लीनियर होगी बेटा। ठीक है। तो इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को दो तरह से देख सकते हैं। एक बेटा हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल भी हो सकती है बेटा। अगर कोई चीज इस तरह से करे वो वर्टिकल, और कोई इस तरह से करे वो हॉरिजेंटल। और ये बेटा इस तरह से, अगर इस तरह से सम अर्क के अंदर मूव करे तो ये हो जाएगी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। या ये जो आप करोगे बेटा, ये आप करोगे लीनियर हार्मोनिक मोशन बेटा। लीनियर का मकसद है एक लाइन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये इस तरह से आप कह सकते हैं इसकी दो चीजें, दो कैटेगरीज के अंदर आप इसको तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। कि अगर कोई चीज इस तरह झूले की तरह हो बेटा, तो वो एक अर्क के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और दूसरी बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, इस तरह से हॉरिजेंटल भी हो सकता है, इस तरह से वर्टिकल भी हो सकता है। तो बेटा ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है वो वर्टिकल भी हो सकती है, और इस तरह से हॉरिजेंटल भी हो सकती है। तो दोनों तरह से हो सकती है। अब हम करते हैं बेटा नेसेसरी कंडीशन बेटा, कि इसके लिए जरूरी कंडीशंस कौन सी होती है बेटा। नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है बेटा। पहली नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन
इज वाइब्रेटरी मोशन। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर आप इसको समरी के अंदर लिखें तो आप कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन है। नंबर 2 बेटा, नंबर 2, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये पीरियाडिक होनी चाहिए। ये जो होती है बेटा ये पीरियाडिक मोशन होती है, और पीरियाडिक मोशन का मकसद है इसकी हर वाइब्रेशन का टाइम इक्वल हो। जितना टाइम एक वाइब्रेशन का हो उतना दूसरी वाइब्रेशन का हो उतना तीसरी वाइब्रेशन का हो। हर वाइब्रेशन का अगर टाइम सेम हो तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कौन सी होती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात ये कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ना, वो पीरियाडिक हो। अगर वाइब्रेटरी मोशन है लेकिन वो पीरियाडिक नहीं है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। अब तीसरी बात बेटा, तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, ठीक है, अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो उसमें एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि इसका मतलब है कि इस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एक्सीलेशन भी होनी चाहिए, और उस एक्सीलेशन का डायरेक्ट ताल्लुक होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ। जितना बॉडी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करके उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन, और इसके अंदर नेगेटिव साइन भी होती है। इनका मकसद आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट मैं आपको सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं। और अगर आपके पास है एंगुलर, अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, तो ये होता है टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। और यहाँ पे ये जो टार्क होता है बेटा, ये टार्क जो होता है ये होता है रिस्टोरिंग टार्क। बेटा यहाँ पे जो ये टार्क होता है इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग टार्क। रिस्टोरिंग टार्क का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं बेटा? जैसे डोर होता है, डोर को उसके अंदर डोर क्लोजर लगा होता है। जब आप डोर को ओपन करते हो तो डोर को ओपन करने के लिए आप जो टार्क लगाते हो वो डिफ्लेक्टिंग टार्क कहलाता है, क्योंकि वो डोर को डिफ्लेक्ट करता है। और उसके नतीजे में डोर क्लोजर का स्प्रिंग जो होता है वो स्ट्रेच हो रहा होता है। जब आप उसको छोड़ते हो तो डोर क्लोजर उसको वापस बंद कर देता है। तो डोर क्लोजर उस डोर की स्टेट को वापस बहाल करता है। तो ऐसे टार्क को रिस्टोरिंग टार्क कहा जाता है। वो टार्क जो किसी भी बॉडी की असल हालत को बहाल करे उसको रिस्टोरिंग टार्क कहा जाता है। ठीक है, ये डोर क्लोजर रिस्टोरिंग टार्क देता है। स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप फोल्ड करते हो खुद ब खुद खुल जाता है, क्योंकि फोल्ड करने से उसमें इलास्टिसिटी होने की वजह से उसमें एक रिस्टोरिंग टार्क होता है। तो जब कोई भी चीज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो उसका रिस्टोरिंग टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, इसको थीटा को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। ठीक है, बहरहाल ये कंडीशंस आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये मोशन पीरियाडिक मोशन होनी चाहिए। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो दो किस्में, एक लीनियर है और दूसरी जो होती है वो होती है जो हमारे पास एंगुलर होती है। तो एंगुलर के अंदर टार्क जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंगल ऑफ ट्विस्ट के। और जो लीनियर होती है उसमें एक्सेलरेशन जो होनी चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा कि ये कंडीशंस किसके अंदर हो सकती है और किसके अंदर नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं बेटा, हम आगे एक एग्जांपल इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्कस करते हैं।
जिसके अंदर हम इस चीज को वापस करते हैं बेटा। ये होती है बेटा हमारे पास लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। आगे हमारे बुक में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके अंदर भी दो होती है बेटा, हॉरिजेंटल सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी बॉडी है बेटा वो इस तरह से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, अगर वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस तरह से वाइब्रेट करती है तो इसको हॉरिजेंटल सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है बेटा। और इसके अंदर नो रोल ऑफ ग्रेविटी, इसके अंदर ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि बेटा जो हॉरिजेंटल मोशन होती है ना, हॉरिजेंटल, ग्रेविटी क्या होती है, वर्टिकल होती है। ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता हॉरिजेंटल मोशन में। हॉरिजेंटल मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती है, लेकिन आपको पता है ग्रेविटी फोर्स है, और जब फोर्स किसी भी बॉडी से वर्टिकल होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो वो उसकी स्पीड वगैरह को चेंज नहीं कर सकती बेटा। और दूसरी हमारे पास जो होती है बेटा, दूसरी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो होती है वर्टिकल, वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बेटा, इस तरह से अगर कोई भी बॉडी बेटा इस तरह से वाइब्रेट करे, इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से वाइब्रेट करे बेटा, तो उसको क्या कहा जाएगा, वर्टिकल बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो होती है इसके अंदर ग्रेविटी रोल प्ले करती है बेटा। ग्रेविटी कैन अफेक्ट दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। ग्रेविटी का इसके अंदर रोल होता है। तो ये जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है फर्दर दो किस्मों की होती है, हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल बेटा। अब अपने बुक के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, अपने बुक के अंदर एंगुलर भी नहीं है, अपने बुक के अंदर वर्टिकल भी नहीं है, अपने बुक के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो है वो करते हैं, इसको डिस्कस बेटा। हमारे पास है बेटा हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। और ये हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है बेटा, ये जो हमारे पास होती है इस तरह से होती है बेटा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल बेटा। हॉरिजॉन्टल के ऊपर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है तो ऐसी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब देखिए बेटा, अब इसके अंदर सपोज करें, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करें बेटा इसका जो फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो इसका हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है बेटा। एग्जांपल 1 दिया गया आपके बुक के अंदर, और वो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम बेटा। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम बेटा, ये आपके पास पहला दिया हुआ है इस तरह से बेटा। ये इसका पहला एग्जांपल होता है कि अगर इस तरह से बेटा एक हॉरिजॉन्टल टेबल है इस तरह से, और उसके अंदर इस तरह से अगर स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरह से, और उस स्प्रिंग के अंदर अगर हम इस तरह से मास कनेक्ट करते हैं, तो ये जो होता है बेटा ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कहलाता है। और हमें पहला इसकी डिटेल्स पढ़नी है कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम होता क्या है। यह हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर भी सकता है या नहीं कर सकता। देखिए बेटा, सपोज करें अगर हम इस तरह से, हमारे पास एक प्लेन है बेटा, सपोज करें बेटा हम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं इस तरह से। अब देखिए बेटा, सपोज करें ये एक प्लेन है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
ये हमारे पास बेटा एक हॉरिजेंटल प्लेन है। सपोज करें बेटा ये इस तरह से एक दीवार है, इसके अंदर ये एक हॉरिजेंटल प्लेन रखा हुआ है बेटा। अब अगर इसके ऊपर बेटा इस तरह से हम एक मास रखते हैं बेटा, ये आप कह लें कि ये एक मास है और ये एक ब्लॉक है बेटा, ये इस तरह से है और ये सरफेस के ऊपर पड़ा है बेटा, और ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है बेटा इस तरह से, ये स्प्रिंग इसके साथ मास के साथ कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, और ये मास कहाँ पे पड़ा है बेटा, ये मास यहाँ पे इस तरह से बेटा जो है हमारे पास है, ये इस तरह से बेटा, ये आप कह लें कि ये मास इस तरह से इस पॉइंट पे पड़ा है बेटा। ठीक है, ये एक बेटा मैंने स्प्रिंग लिया है और स्प्रिंग के साथ मैंने इस तरह से एक जो है वो एक मास अटैच करके इस तरह से रख लिया है बेटा। यहाँ पे स्प्रिंग न स्ट्रेच है, स्प्रिंग न कंप्रेस्ड है, ये यहाँ पे रेस्ट में पड़ा है बेटा। ठीक है, ये यहाँ पे रेस्ट में। ठीक है, हम एक अजम्पशन लेते हैं बेटा, इसके अंदर हम एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन हम ये लेते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल सरफेस है बेटा, हॉरिजेंटल सरफेस इज फ्रिक्शन लेस बेटा। मकसद है ये हॉरिजेंटल सरफेस बेटा, ये जो है ये हॉरिजेंटल सरफेस है। आप इसको कह ले बेटा कि ये जो होता है बेटा हमारे पास ये हॉरिजेंटल सरफेस है, हॉरिजेंटल सरफेस है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं बेटा कि इसके ऊपर ये मास पड़े। ठीक है, और इस जगह पे बेटा स्प्रिंग और स्पिन कंप्रेस्ड है। ठीक है, अब अगर इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं बेटा, सपोज करें इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और इसके ऊपर बेटा इस तरह से फोर्स लगाते हैं। सपोज करें बेटा हम इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाते हैं, इसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग फोर्स। वो फोर्स जो इस स्प्रिंग के ऊपर हम लगाते हैं और स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे बेटा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स का कहेंगे हम। अब सपोज करें इसको हम स्ट्रेच करके यहाँ पे ले आते हैं बेटा, ये जो मास था बेटा इसको स्प्रिंग को हमने इस तरह से स्ट्रेच किया बेटा, और स्प्रिंग स्ट्रेच होने के बाद कहाँ पे आ गया बेटा, इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब इस पोजीशन को आप मार्क कर दे बेटा, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो है ये मास इस पोजीशन पे आ गया बेटा। ठीक है, ये मास आ गया बेटा, इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है बेटा, ये मास इस पोजीशन पे आ गया। अब सपोज करें बेटा इस मास को हम यहाँ पे छोड़े, हम इस मास को इस तरह से स्ट्रेच करके यहाँ पे आ गए
और हमने इसके ऊपर अपनी फोर्स रिमूव कर दी। अब जैसे ही हम फोर्स रिमूव करें बेटा तो ये स्प्रिंग इसको वापस स्ट्रेच करेगा, और स्प्रिंग वापस स्ट्रेच करेगा तो ये तेजी के साथ जो होगा ये आएगा मीन पोजीशन पे। लेकिन ये मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे फ्रिक्शन बेटा 0 है। तो जैसे ही हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यहाँ पे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग बहुत तेजी के साथ वापस आएगा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्यों? क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच है और स्प्रिंग इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ खींचेगा। मींस स्प्रिंग जो इसको देगा वो कौन सी फोर्स देगा? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बहुत तेजी के साथ इस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन जब ये मीन पोजीशन पे आएगा ना, रुक नहीं सकेगा, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे मूव करके आ रहा है। और का लॉ क्या कहता है? न्यूटन का लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी मूविंग है उसको रोकने के लिए हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगती है। और जब स्प्रिंग इस मास को मीन पोजीशन पे ले आएगा तो मीन पोजीशन पे न स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा और न ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इनर्शिया की वजह से स्प्रिंग मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा। क्योंकि उसको रोकेगा कौन? उसको रोकने वाली फोर्स फ्रिक्शन हो सकती है। फ्रिक्शन तो हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे बेटा तो ये स्प्रिंग जो होगा, ये स्प्रिंग वापस आ जाएगा बेटा, इस तरह से मीन पोजीशन पे आ जाएगा और ये मास आ जाएगा बेटा वापस मीन पोजीशन पे। लेकिन मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, ये इनर्शिया की वजह से आगे आएगा और स्प्रिंग बेटा इस तरह से कंप्रेस होगा, और ये कंप्रेस होने की वजह से ये स्प्रिंग बेटा, ये मास इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा हमने यहाँ पे छोड़ा, ये मीन पोजीशन से आगे आ जाएगा बेटा और स्प्रिंग कंप्रेस होगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा बेटा, इस तरह स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग इसको इस तरह धक्का देगा और नतीजा क्या निकलेगा? ये वापस जाएगा मीन पोजीशन पे। अब मीन पोजीशन पे ये रुक नहीं पाएगा, ये आगे चला जाएगा ड्यू टू द इनर्शिया, और ये इस तरह से बेटा फिर जो होगा ये चला जाएगा बेटा इस पोजीशन पे। और जब इस पोजीशन पे आएगा स्प्रिंग वापस इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ये कंटिन्यूअसली इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। तो जब हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम को आप इस तरह से खींच के छोड़ोगे तो स्प्रिंग के अंदर बेटा एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है। ये इस तरह से स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। जब आप इसको यहाँ पे फ्री छोड़ोगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको इस तरह से वाइब्रेट करवाती है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स is responsible for vibratory motion of mass spring system बेटा। ठीक है, ये मास स्प्रिंग सिस्टम को वाइब्रेटरी मोशन में कौन सी फोर्स लेके आ रही है बेटा? ये जो होती है बेटा, ये जो हमने स्प्रिंग को इस तरह स्ट्रेच किया, तो स्प्रिंग जैसे ही स्ट्रेच हम करेंगे बेटा, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते जाएंगे, उस स्प्रिंग के अंदर एक स्ट्रेच होने की वजह से एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। और जैसे जैसे हम स्प्रिंग को खींचते जाएंगे तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बेटा, हुक्स लॉ के मुताबिक जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मैंने आपको कहा था बेटा, यहाँ से मीन पोजीशन से जब आप इसको इस तरह खींचोगे तो ये हो जाएगा बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में बेटा? राइट की तरफ है।
अब यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी बेटा, स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी बेटा टूवर्ड्स लेफ्ट। ये डिस्प्लेसमेंट बेटा टूवर्ड्स राइट है, और रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हुक्स कहता है जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के। जितना आप ज्यादा इसको खींचोगे उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और एक्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट होगा। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा निगेटिव की तरफ, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। और ये स्प्रिंग क्या है बेटा, इस कंप्रेस हो रहा है। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रहा है तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ होगी बेटा, क्योंकि जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसको इस तरफ पुश करेगा, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा तो पुल करेगा, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसको क्या करेगा बेटा, पुश करेगा। और नतीजा ये निकलेगा कि जब स्प्रिंग मीन पोजीशन से इस तरफ होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको इस तरफ ले आने की कोशिश करेगी। जब स्प्रिंग मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगा तो मास लेफ्ट की तरफ होगा तो स्प्रिंग इसको राइट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, और हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होती है। देख सकते हैं यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। और यहाँ पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 होती है। मीन्स ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा, यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है बेटा मैक्सिमम होगी, इसलिए कि एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये भी बेटा हो जाएगी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हमारे पास हो जाएगी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है बेटा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट बेटा मैक्सिमम होता है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम होगी। तो आप कहोगे कि जब आप स्प्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है। हुक्स लॉ कहता है कि आप मीन पोजीशन से जैसे जैसे इसको स्ट्रेच करके एक्सट्रीम तक ले जाओगे तो उसका एक्स बढ़ता जाएगा, और एक्स बढ़ता जाएगा तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। हुक्स लॉ कहता है कि आप जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे उतनी रिस्टोरिंग बढ़े, जरूरी नहीं है, एक लिमिट आएगी, उस लिमिट से अगर आप एक्स बढ़ाओगे ना तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बढ़ेगी। मीन्स एक लिमिट के अंदर रहते हुए जितना आप एक्स को बढ़ाओगे उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी। तो आप कहोगे बेटा कि जैसे ही आपने यहां से इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले गए तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए एक्स बढ़ेगा, जितना एक्स बढ़ता जाएगा उतनी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती जाएगी, उतनी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाओगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स मैक्सिमम होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स के मैक्सिमम होने की वजह से आप कहोगे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। रिस्टोरिंग फोर्स 0 कहाँ पे होती है, मीन पे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है स्प्रिंग के स्ट्रेच या कंप्रेस होने से। और जब मीन पोजीशन पे ये बॉडी होती है ना तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो हुक्स लॉ कहते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगी। और ये यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये बॉडी यहाँ पे रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि ये बॉडी यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सीलेट करती आएगी। क्योंकि यहाँ पे बेटा इस बॉडी के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स है, जब आप छोड़ोगे तो न्यूटन का लॉ कहता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स होगी तो एक्सीलेशन होगी। तो ये बॉडी एक्सीलेट करते हुए मीन पोजीशन की तरफ आएगी क्योंकि इसके ऊपर कौन लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। और जब ये बॉडी आएगी एक्सीलेट करते हुए पहुंचेगी मीन पोजीशन पे तो मीन पोजीशन पे फोर्स 0 हो जाएगी।
तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, अगर मूविंग बॉडी पे फोर्स 0 होती है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। न्यूटन का लॉ कहता है अगर मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स 0 हो गई तो वो रुकेगी नहीं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, तो बॉडी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेगी। इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मकसद है ऐसी पोजीशन जहां पे एक्सीलरेशन ना हो। तो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे छोड़ोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको एक्सीलरेट करवाएगी, और ये एक्सीलरेट करते हुए मीन पोजीशन पे पहुंचेगी। अगर मीन पोजीशन पे जब पहुंचेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगी। अगर बॉडी को फोर्स एक्सीलरेट करवा के आके पहुंचती है मीन पोजीशन पे और फोर्स 0 हो जाती है, बॉडी रुकेगी नहीं। न्यूटन का लॉ कहता है मूविंग बॉडी के ऊपर, अगर मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स 0 हो गई वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट, लेकिन उसकी एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी और वो किससे मूव करेगी, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसलिए मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, इसकी एक्सीलरेशन 0 हो जाती है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मकसद है ऐसी पोजीशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0। अब ये रुकेगी नहीं तो इनर्शिया की वजह से ऐसे आएगी, और इनर्शिया की वजह से जैसे ये आगे आएगी स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा फिर रिस्टोरिंग फोर्स होगी, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस करने से भी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, लेकिन अब रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अब ये इस तरह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा और ये फिर इस साइड की एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगी, और यहाँ पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये मैक्सिमम हो। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी और फिर ये इसको धक्का देगी, और ये फिर इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सीलेट करता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा, फिर फोर्स 0 होगी, फिर ये आगे चला जाएगा एक्सट्रीम तक, यहाँ पे फिर फोर्स मैक्सिमम होगी, और ये फोर्स इसको कंटिन्यूअसली इस तरह से वाइब्रेट करवाती रहेगी। तो इसको वाइब्रेट करवाने वाली फोर्स ये, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, रिस्टोरिंग फोर्स की है। और रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और रिस्टोरिंग फोर्स 0 कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स किस वजह से होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ पे होता है, मीन पे होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की कल हमने डेफिनेशन ली थी कि डिस्प्लेसमेंट का मकसद है, डिस्प्लेसमेंट का मकसद है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ बॉडी। जब बॉडी मीन पोजीशन पे आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इसके अंदर ये जो होती है, आप कहेंगे कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको एक्सीलेट करवा के मीन पे ले आएगी, यहाँ पे एक्सीलेशन 0 हो जाएगी, और ये बेटा इनर्शिया की वजह से पीछे आ जाएगी, और पीछे जब ये आएगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स इस तरह होगी, और रिस्टोरिंग फोर्स अब इसको एक्सीलेट करवाएगी इस तरफ। तो आप कहोगे कि जब ये एक्सट्रीम टू मीन आएगी तो एक्सीलेट करेगी, जब ये मीन टू एक्सट्रीम आएगी तो ये डिसलेट करेगी। डिसलेट क्यों करेगी, क्योंकि जैसे ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो ये बॉडी जा रही है लेफ्ट की तरफ, लेकिन इसकी रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, राइट की तरफ। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब बॉडी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम मूव करेगी तो स्लो डाउन होगी, और जब एक्सट्रीम टू मीन करेगी तो बेटा फास्ट होगी, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम टू मीन आएगी तो जो डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन किसका है, फोर्स का है। इसलिए मीन टू एक्सट्रीम बॉडी एक्सीलेट करेगी, और एक्सट्रीम टू मीन एक्सीलेट करेगी, और मीन टू एक्सट्रीम जो होगी बॉडी क्या करेगी, डिसलेट। क्योंकि बॉडी जैसे ही इस तरफ जाएगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स वेलोसिटी को अपोज करेगी, और जब फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो डिसलरेशन पैदा होती है, और ये बॉडी इस तरह से डिसलरेट करके एक्सट्रीम तक आएगी। और इस पे आने के बाद
ये फिर इस तरह मूव करेगी। अब फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का सेम होगा, एक्सीलेट करेगी, एक्सीलेट करते हुए मीन पे पहुंचेगी और मीन पे इनर्शिया की वजह से आगे होगी। अब ये डिसलरेट करेगी, मीन्स जब ये मीन टू एक्सट्रीम जाएगी तो डिसलरेट करेगी, जब ये एक्सट्रीम टू मीन आएगी तो फिर ये क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम तो फोर्स का और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो डिसलेशन पैदा होगी। जब ये मूव करती है फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन तो फोर्स का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। बना सकते हैं बेटा, यह बना ले इसकी कि जब ये मूव करती है बेटा इस तरफ तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और यही फोर्स का डायरेक्शन होता है, और यही डायरेक्शन किसका हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन का। जब ये बॉडी इस तरफ आती है बेटा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा ये होगा, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का, और बेटा ये डायरेक्शन फोर्स का, तो ये डायरेक्शन होगा एक्सीलरेशन का। और जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम कहते हैं डिसलेशन पैदा होगी। ये देखें, जब बॉडी इस तरफ जाती है बेटा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, ठीक है, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ये होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है बेटा, इस तरह से ये होता है बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा इसके अंदर के वेलोसिटी एंड फोर्स आर पैरेलल व्हेन बॉडी moves from extreme position to mean position, therefore acceleration is produced. ठीक है, V and F are anti-parallel when body moves from extreme, sorry बेटा ये from mean position to extreme position, therefore deceleration is produced बेटा। इसमें डिसलरेशन प्रोड्यूस होती है बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसी वजह से बेटा ये कंटिन्यूअसली इस तरह से वाइब्रेट करती है और इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन भी होती है और फ्रिक्शन नहीं है बेटा। जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो हर वाइब्रेशन का टाइम पीरियड सेम होगा और इसकी मोशन को हम क्या कहेंगे बेटा, इसकी मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। तो आप कहेंगे बेटा कि ये जो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है, इस हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जब आप इसको स्ट्रेच करके इस तरह से छोड़ते हो तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, और स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होने की वजह से जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ते हो तो एक्सट्रीम पोजीशन से ये फोर्स एक्सीलरेट करवा के ले आती है पोजीशन पे। जब बी पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाती है, और फोर्स जीरो होती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। फोर्स जीरो, मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो होने की वजह से न्यूटन का लॉ कहते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी और ये इनर्शिया इसे लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो ये बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा और बॉडी के अंदर डिसलेशन पैदा होगी और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होते ये लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके ऊपर रुकेगी। रुकने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स इसको फिर जो है वो किस तरफ ले जाएगी मीन की तरफ, और जब तरफ आएगी फिर इनर्शिया की वजह से आगे चली जाएगी और इस तरह से करेगी। तो लगता है कि इसके अंदर जो फोर्स मैक्सिमम लगेगी वो एक्सट्रीम पे लगेगी और जो फोर्स जीरो होगी वो कहाँ पे लगेगी, मीन पोजीशन पे लगेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो मोशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन,
अगर हॉरिजेंटल के ऊपर फ्रिक्शन 0 करें और फ्रिक्शन 0 करने के बाद अगर इस तरह से करवाते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसकी ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन भी होगी। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से इसके अंदर ये जो इसकी मोशन होगी ये पीरियडिक भी होगी। और तीसरी बात, इसके अंदर एक देखिए, इसकी एक्सीलेशन का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है। जब डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है ये एक्सीलेट लेफ्ट की तरफ करेगा, जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है तो ये एक्सीलेट किस तरफ करेगा, राइट की तरफ। तो एक्सीलेशन का डायरेक्शन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होता है, क्योंकि एक्सीलेशन फोर्स की वजह से पैदा होती है। और न्यूटन का लॉ कहते हैं एक्सीलेशन और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तो जब बॉडी यहाँ पे आएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये। जब बॉडी इस तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स का इस तरफ है, तो डिसलरेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ माना जाएगा। तो जब बॉडी मीन टू एक्सट्रीम आती है तो डिसलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। तो हर जगह पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो एक्सीलेशन होगी या डिसलरेशन होगी उसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से कहेंगे कि अब हम इसकी करते हैं पॉइंट्स बेटा। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा राइट की तरफ, सपोज करें ये राइट की तरफ है बेटा, ये हमारे पास इस एक्सट्रीम पर बेटा, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा राइट की तरफ होता है, राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और रिस्टोरिंग फोर्स बेटा मैक्सिमम होगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा कि इस तरह से होगी बेटा, एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा वो मैक्सिमम होगा और ये पॉजिटिव होगा बेटा। और हुक्स लॉ के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी लेकिन निगेटिव, निगेटिव इसलिए कि इसका लेफ्ट की तरफ होता है बेटा। और जहां पे एक्सीलेशन बेटा, जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगी वहां पे एक्सीलेशन भी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रेस्ट में होती है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी रेस्ट में होगी काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है तो यहाँ पे रेस्ट में होती है, वेलोसिटी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है बेटा, जब हम इसको इस तरह खींचते हैं तो हम वर्क करते हैं, और वर्क किसके खिलाफ करते हैं, इलास्टिक फोर्स के खिलाफ। तो चैप्टर 7 के अंदर हमने पढ़ा है कि जब हम इलास्टिक फोर्स के खिलाफ वर्क करते हैं तो वो हमारा वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हमने इसको खींचा है तो खींचने के लिए हमने वर्क किया और उसी वर्क की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है। और ये वर्क मैक्सिमम कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वर्क भी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, तो आप इसको इस तरह से या सेंस में देखोगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देखोगे बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन बेटा, एट मीन पोजीशन अगर हम देखेंगे बेटा तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बेटा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा फोर्स 0, और जब फोर्स 0 तो एक्सीलेशन 0। लेकिन बेटा बॉडी एक्सीलेट करके यहाँ पे आती है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर बेटा फोर्स लग रही होती है, तो फोर्स लगने की वजह से ये एक्सीलेट करके मीन पोजीशन पे आती है। तो जब कोई भी बॉडी एक्सीलेट करके किसी पोजीशन पे पहुंचती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बेटा। इसलिए आप कहोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी
और यहाँ पे वेलोसिटी बेटा यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और जब वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है, वर्क होता है एफ इंटू एक्स, और ये होगा जीरो क्योंकि एक्स क्या होता है बेटा, जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है बेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन वाली जब ये मीन की तरफ जाएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और मीन पोजीशन पे वो पोटेंशियल एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आती है। अब आ जाए इस एक्सट्रीम पे, इस लेफ्ट की तरफ जब जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बेटा लेफ्ट की तरफ निगेटिव, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सीलेशन दोनों राइट की तरफ तो पॉजिटिव, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ पॉजिटिव और फोर्स और एक्सीलेशन निगेटिव। निगेटिव का मकसद है लेफ्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव का मकसद यहाँ पे क्या होता है, राइट डायरेक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव किसको जाहिर करते हैं, ये बेटा डायरेक्शन को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बेटा, आप कहोगे एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, एट एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट के ऊपर बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा मैक्सिमम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा बेटा, और रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी ये मैक्सिमम होगी बेटा लेकिन पॉजिटिव होगी क्योंकि डायरेक्शन राइट की तरफ है बेटा। एक्सीलेशन जो होगी बेटा वो मैक्सिमम होगी लेकिन पॉजिटिव होगी बेटा। वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है ना वो जब एक्सट्रीम पे जाएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम होगी, और फिर ये इस तरह से रोटेशन होगी। अब यहाँ पे आपके माइंड में होगा कि जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जब वेलोसिटी जीरो होती है तो एक्सीलेशन कैसे मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। आज टाइम हो गया है, कल फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और इसको आगे फर्दर जो है वो इसके ग्राफ वगैरह डिस्कस करेंगे। तो कल भी इंशाल्लाह इसको वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।